Hello students, today we will read Social and Political Science chapter first और chapter name is जैसा कि हमने देखा था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे चैप्टर का नाम है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे होप करता हूँ कि आपने जो लास्ट टाइम मैंने इस चैप्टर का पार्ट पढ़ा है तो वो आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। आज हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था। कि भाई भारत के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखी थी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और दिसंबर 1946 में है ना 1946 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की जो पहली मीटिंग हुई थी और 1949 के अंदर ये बन करके कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था। अब ये जो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सम की फीचर्स है ना, इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं, उन लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके मेजर चीज़ें हैं। तो एक तो इसका लगभग 4-5 हैं, जिसमें से आज हम 3 मेजर फीचर्स हैं उसको हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फेडरलिज्म, ओके। तो फेडरलिज्म क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ये जो मैंने अंडरलाइन करके वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ पर भी मैं अंडरलाइन करता हूँ उसको बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। हम पढ़ लेते हैं। दिस रिफर्स टू द एक्सटेंशंस फॉर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। देखो, इसका मतलब ये होता है कि हमारे इंडिया के अंदर एक से ज़्यादा है ना, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ चलती है। यहाँ पर इंडिया के अंदर 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट का 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट चलती रहती है, ठीक है। ये जो रूल करती है 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट कौन सी, तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल गवर्नमेंट है ना, एट द सेंटर है ना। एक तो सेंटर के अंदर जो गवर्नमेंट चलती है वो है, एक स्टेट के अंदर चलती है वो है, और एक पंचायती राज व्यवस्था है ना। पंचायती राज व्यवस्था हमारा 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है ना। तो 3 टायर्स हो गए, एक तो केंद्र सरकार की सेंट्रल लेवल, ओके, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, और तीसरा पंचायती राज व्यवस्था। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ये 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ इंडिया के अंदर है। तो फेडरलिज्म का मतलब ये सिर्फ इतना ही है कि कोई दिल्ली के अंदर है ना कुछ लोग मिल करके और मुट्ठी पर लोग मिल करके ये पूरे देश का शासन नहीं चलाए हैं, ओके, है ना। ये लिख रखा है, पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली एंड मेकिंग है ना डिस्कशन फॉर एवरीवन, वो सबके लिए निर्णय ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन इंस्टेड ऑफ इट वाज इम्पोर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ सो दैट डिस्कशन कुड बी मेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। देखो, हमने कक्षा 7 के अंदर पढ़ लिया था। कक्षा 7 के अंदर हमने ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में काफ़ी कुछ जाना था, और इस बार हम सेंट्रल लेवल के बारे में जानेंगे। देखो, ऐसा है कि दिल्ली में रहने वाले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, उसको क्या पता कि बांसवाड़ा के अंदर हाउसिंग बोर्ड में या राती तलाई के अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, या बांसवाड़ा ठीक है, उनको क्या पता प्रधानमंत्री को कि किस गली की सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है ना, या स्टेट के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जहाँ पर हमारे जो संविधान विशेषज्ञ थे है ना, उन्होंने क्या किया था कि 3 स्तर की शासन व्यवस्था को उन्होंने डेवलप किया था। एक तो फर्स्ट सेंट्रल लेवल में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होती है, और तीसरी होती है पंचायत राज व्यवस्था। अब सेंट्रल में जो देश को चलाने के लिए बहुत बड़े बड़े है ना, देश की मतलब उसकी सुरक्षा है ना, सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पज़ से जो रूल्स तैयार कर रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सभी स्टेट्स को चलना पड़ता है। एक तरह से शासन की हमारे यहाँ पर रूल्स इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स दे रखे हैं। पैसों का किस तरीके से बंटवारा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये भी सारा दे रखा, और किस तरीके से मिल करके ये पूरे देश को चलाएंगे। प्रधानमंत्री को नहीं पता कि जैसलमेर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है ना। तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट बना रखी। स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि हमारे इतने डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और किस डिस्ट्रिक्ट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ हमको डैम्स बनाने, कहाँ इलेक्ट्रिक की प्रॉपर सप्लाई करनी है, ये सारी चीज़ें उनको पता है। किंतु हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे बैठे हुए जो चीफ मिनिस्टर है उसको बांसवाड़ा के अंदर या हाउसिंग बोर्ड के अंदर या
पर्टिकुलर राती तलाई बाहुबल कॉलोनी या मदार कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी के अंदर किस गली के अंदर क्या प्रॉब्लम है ये उनको पता नहीं है। इसलिए हमारे जो संविधान विशेषज्ञ रहते हैं बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने एक त्रिस्तरीय तीसरा और गवर्नमेंट का एक पेयर बनाया है, इसको बोलते हैं पंचायत राज व्यवस्था। उस पंचायत राज व्यवस्था के अंदर जैसे हमारे यहाँ नगर अभी परिषद है ना, कहीं पर नगर पालिका होती है, कहीं नगर निगम होती है, उस तरीके से अलग अलग रहती है। तो वो पर्टिकुलर और गाँवों के अंदर ये पंच सरपंच मिल करके और वहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्ट आउट करने का काम करते हैं। ठीक है। दूसरा है जो हमारे मेन था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था चलती है। देखो हमने कक्षा 7 के अंदर पढ़ा हुआ था कि फर्स्ट जो चैप्टर था ऑन इक्वलिटी है ना, उसके अंदर एक कांताबेन थी और कांताबाई थी, वो क्या करती थी कि लाइन में लगी हुई थी और वोट डालने के लिए है ना, इलेक्शन था उस समय। तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा रिकॉल करो। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ पर एक चीज़ में आपको ये बहुत अच्छी लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस फॉर ऑल सिटीजन्स है ना। यहाँ प्रत्येक मतदाता को है ना गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी गारंटी देता है कि सार्वभौमिक मताधिकार की गारंटी देता है। यूनिवर्सल, यहाँ हर वयस्क व्यक्ति है वो वोट डाल सकता है, इसको लिए इंश्योर किया जाता है। और इसके अलावा ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको मैं बताता हूँ, दिस मीन्स है ना, दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स है ना। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और वो भी डायरेक्ट इलेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। और दिस रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, ये अंडरलाइन कर रखा उसको, दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। देखो पीपल हैं वो किसको इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और वही रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, हाँ वो रिप्रेजेंटेटिव किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं, उन्हीं लोगों के लिए अकाउंटेबल होते हैं। इसलिए इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी जो है उसके अंदर डेमोक्रेसी में पीपल जो रहते हैं वो सब कुछ रहते हैं, वही शासन कर रहे होते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है। और थर्ड अपन पढ़ रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि यहाँ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, एक तो द लेजिस्लेचर, दूसरा है द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव्स एंड द जुडिशरी, ये 3 मेजर क्या है, पार्ट है। इसको हिंदी के अंदर देखो, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए बताता हूँ। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका, एग्जीक्यूटिव्स का मतलब होता है कार्यपालिका, एंड जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। ठीक है। जो लेजिस्लेचर रिफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं वो कहाँ जाते हैं, हमारे असेंबली के अंदर जाएंगे है ना, पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे और वहाँ पर लॉज बनाएंगे। ठीक है। अब इस लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करेगा, तो एग्जीक्यूटिव्स करेंगे। ठीक है। एग्जीक्यूटिव करती है। ओके। द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को रनिंग करने, शासन को चलाने, और जो लॉज कौन बनाता है ना, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम ये करती है, एग्जीक्यूटिव करती है। और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए हमारे इंडिया में जुडिशरी है ना। तो ये तीनों अंग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने का काम करते हैं। लास्ट में ये लाइन लिखी हुई है, बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, देखना इसको अंडरलाइन करके, थ्रू ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन the other organs of government and this ensure the balance of power between all three है ना। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखने का काम करते हैं, एक दूसरे को चेक करने का काम करते हैं। इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन फीचर्स हैं, एक तो कौन सा देखा हमने, फेडरलिज्म, सेकंड था द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और तीसरा था सेपरेशन। आगे के 2 फीचर्स और हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, स्टेट। स्टेट का मीनिंग होता है राज्य, हिंदी में राज्य, राज्य का मतलब राजस्थान और इस प्रकार के राज्यों से मतलब नहीं होता है। ये राज्य
राज्य का एक बहुत बड़ा लेवल होता है। इसको आप पढ़ना, मैं आगे इसके ऊपर डिस्कस करूँगा, ठीक है। और फिर से आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि कोरोना अभी तक इस देश से गया नहीं है, अभी भी हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, जो बड़ा ही एक दुखद विषय है। हम फेस टू फेस मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले, बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए, 2 गज दूरी, मास्क के जरूरी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।